फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत सैरा से, जो अभी अभी एक नए सिटी में मूव हुई है ताकि अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। सैरा ने डिसाइड किया है कि वो अब अकेले रहेगी क्योंकि उसके पास्ट में बहुत परेशानियां रही हैं। इसलिए वो सिटी में एक अपार्टमेंट ढूंढने निकलती है जहां वो कंफर्टेबली रह सके। हम देखते हैं कि वहां का सराउंडिंग काफी प्लेजेंट है और पड़ोसी भी फ्रेंडली लग रहे हैं। अपार्टमेंट में नए रेजिडेंट्स का स्वागत करने के लिए एक ओपन हाउस इवेंट चल रहा होता है जहाँ ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके होते हैं। अंदर पहुंचते ही सैरा का स्वागत करता है जेरी, जो उस इवेंट का मैनेजर है। जेरी उसे कहता है कि पहले अपार्टमेंट का कंडीशन चेक कर लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो। सैरा जब घर देखती है तो उसे दीवार पर कुछ अजीब मार्क्स दिखते हैं। थोड़ा घूम फिर कर देखने के बाद वो वापस जेरी से बात करने आती है और बताती है कि वो एक कंफर्टेबल जगह ढूंढ रही है ताकि अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। जेरी फिर उसे बताता है कि ये नो पेट्स और नो स्मोकिंग अपार्टमेंट है। सैरा कहती है कि उसके पास कोई पेट नहीं है। शाम को सीन एक मोटल में शिफ्ट होता है जहाँ सैरा फिलहाल रह रही होती है। यहाँ पता चलता है कि सैरा ने मैनेजर से झूठ बोला था, उसके पास एक पेट कैट है। थोड़ी देर बाद उसे फोन कॉल आती है, वो उसके फादर का होता है, जो पूछते हैं कि वो घर कब लौटेगी। सैरा जवाब देती है कि वो वहीं रहेगी, घर नहीं आ सकती क्योंकि वो टेम्पररी एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रही है। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि उसका रिलेशनशिप अपने पिता से अच्छा नहीं है। अगले दिन सैरा अपनी नई ऑफिस जॉब शुरू करती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी कलीग लीसा से। थोड़ी देर बाद उसे एक फोन कॉल आती है और वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे वही अपार्टमेंट मिल गया है जिसे वो पहले देखने गई थी। सैरा तुरंत अपनी चीजें पैक करती है और नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो सीक्रेटली अपने कैट को भी साथ ले जाती है, उसे कपड़े से ढककर छुपा देती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ब्रायन से, एक हैंडसम लड़का जो उसके बगल वाले अपार्टमेंट में रहता है। सैरा उसे कहती है कि अब वो यहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद सैरा की मुलाकात और रेजिडेंट से होती है। एक बूढ़ी औरत मिस स्टैनहोप उसे लेकर जाती है डॉक्टर एस्थर से मिलने। सभी लोग वहां बहुत फ्रेंडली और अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग जेरी जो वहीं रहता है। लेकिन एक आदमी है जो थोड़ा क्रीपी और अजीब है, नाम है लेस्टर। वो सैरा के पास आता है और उसे एक बुक ऑफर करता है, द पावर ऑफ कम्युनिटी। वो कहता है कि ये बुक उसके लिए बहुत यूजफुल होगी, लेकिन सैरा मना कर देती है क्योंकि उसे ये आदमी क्रीपी लगता है। रात में सैरा को नींद नहीं आती क्योंकि उसकी मेडिसिन खत्म हो चुकी होती है और डॉक्टर को वो मेडिसिन पहले ऑर्डर करनी होती है। वो खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे अजीब नॉइजेस सुनाई देने लगती हैं। वो आवाजें उसे बहुत डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि उसे वैसे भी नींद की दिक्कत है। अगले दिन सैरा अपने सामान को और शिफ्ट करने लगती है। ब्रायन फिर उसकी मदद के लिए आता है और कहता है कि वो उसका मैट्रेस उठा देता है, लेकिन सैरा मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी कैट पकड़ी न जाए। लगभग हर रात सैरा फिर से उन्हीं नॉइजेस से डिस्टर्ब होती है। उसे कोई अजीब बात नजर नहीं आती जब तक कि एक रात उसे आवाजें अपने अपार्टमेंट के अंदर से आने लगती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो पता चलता है कि उसका दरवाजा ठीक से बंद ही नहीं था। वो फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें बार बार उसकी नींद खराब कर देती हैं। सुबह सैरा बहुत स्ट्रेस महसूस करती है क्योंकि वो सो नहीं पा रही। फिर अचानक उसके दरवाजे के नीचे से एक लेटर आता है और पता चलता है कि वो एक वार्निंग लेटर है क्योंकि उसने रूल तोड़ा है, अपार्टमेंट में पेट रखा है। सैरा शॉक में पड़ जाती है कि किसी को कैसे पता चला। वो बाहर जाती है ये देखने की किसने भेजा होगा। वो अपने आसपास के लोगों को देखती है जो हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। उसे लगता है ये तो नहीं हो सकते, लेकिन तभी उसे लेस्टर सस्पिशियसली उसे देखते हुए नजर आता है। जब सैरा उसे आवाज लगाती है, लेस्टर भाग जाता है और तभी ब्रायन अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि आज रात वो एक डिनर पार्टी रख रहा है और सब रेजिडेंट्स आ रहे हैं। वो सैरा को भी इनवाइट करता है। सैरा कहती है कि वो आएगी। नेक्स्ट डे सैरा की ऑफिस में, वहां उसका बॉस उसे बहुत सारा काम दे देता है। हालांकि उसे पिछली रात नींद नहीं आई थी, फिर भी वो मजबूरी में काम करती रहती है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अब वो क्लॉक आउट कर दे क्योंकि वो ओवरटाइम का पैसा नहीं दे सकते। उसकी दोस्त लीसा पर सैरा को तरस आता है और वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। घर जाने से पहले लीसा सैरा के अपार्टमेंट पे विजिट करती है। सैरा को तभी याद आता है कि उसने ब्रायन की डिनर पार्टी अटेंड करने का प्रॉमिस किया था। ब्रायन अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और फिर उसे इनवाइट करता है डिनर पार्टी के लिए, लेकिन सैरा माफी मांगती है और कहती है कि वो भूल गई थी कि उसके और प्लान्स हैं, शायद बाद में आ जाएगी। अपार्टमेंट के अंदर सैरा और लीसा बात कर रहे होते हैं। लीसा पूछती है उसके फादर के साथ रिश्ते के बारे में, जो इस वक्त अच्छे नहीं है। हम जानते हैं कि उसके पिता ने कभी उसकी मां को धोखा दिया था। साथ ही सैरा बहुत थक चुकी है क्योंकि उसे हर रात आवाज़ों से नींद नहीं आती और फिर वो वार्निंग लेटर भी मिला था। लीसा उसे समझाती है कि अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। रात में सैरा अचानक जाग जाती है क्योंकि उसे फिर वही नॉइज सुनाई देता है और साथ ही धुएं की स्मेल भी आती है। वो तुरंत चेक करने जाती है और वहाँ उसे ओवन पर एक और थ्रेटनिंग लेटर मिलता है, वो भी उसके पेट के बारे में। अब से असली डरावनापन शुरू होता है। सैरा को पता चलता है कि वो धुआं उसके कैट के जलने से आ रहा था। उसकी प्यारी कैट को जिंदा भून दिया गया था। सैरा शॉक में है, रो रही है, उसे यकीन नहीं हो रहा जो उसने देखा। अचानक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे कुर्सी से बांध देता है। इस वक्त सैरा सोचती है कि शायद ये लेस्टर है और वो उसे बिल्कुल न मारने की भीख मांगती है, लेकिन वो आदमी दरअसल ब्रायन होता है।
वही ब्रायन जो अब तक बहुत अच्छा और केयरिंग दिखता था। सैरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। ब्रायन उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन सैरा किसी तरह कुर्सी तोड़कर वहां से भाग निकलती है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है और डॉक्टर एस्थर से कॉरिडोर में टकरा जाती है। शुरू में सैरा को लगता है अब वो बच जाएगी, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि एस्थर भी उसी गैंग का हिस्सा है। वो लोग सैरा को पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जहां बाकी सारे रेजिडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। असल में ये सब कुछ उसी डिनर पार्टी में होना था जो ब्रायन ने प्लान की थी, लेकिन एस्थर कहती है कि ये तरीका बहुत खराब था शुरुआत करने का। बिना समय गवाए ब्रायन सैरा को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब सैरा को होश आता है, वो खुद को एक ऐसे कमरे में पाती है जिसकी खिड़कियां लकड़ी से बंद की गई हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। ब्रायन और जेरी अंदर आते हैं। ब्रायन अब पूरी तरह बदल चुका है। वो सैरा से कहता है कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ और अपने हाथ वहां रखो। जेरी फिर कहता है कि कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा, यहां तक कि उसकी दोस्त भी नहीं, क्योंकि उन्होंने फेक मैसेज भेजकर उसे धोखा दे दिया है। शुरू में सैरा मना करती है, लेकिन जेरी लेस्टर को बुलाता है और उसे दिखाता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके साथ क्या होगा। जेरी कहता है, ये तुम्हारे भागने की सजा है और ये मुझे मारने की। सैरा डर जाती है और आखिरकार मान जाती है। उसे उस पोजीशन में खड़ा रहना होता है। वो तभी आराम कर सकती है जब उसके बगल की रेड लाइट बंद हो जाए। वो खड़ी रहती है और ऊपर से तेज गाना चलाया जाता है ताकि उसका दिमाग और परेशान हो जाए। काफी देर खड़े रहने के बाद सैरा थककर गिर जाती है, जबकि रेड लाइट अब भी जल रही है। सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, जिससे जेरी और ब्रायन वापस उसके पास आते हैं। वो लोग उसे आराम देने के बजाय उसके हाथ दीवार में कीलों से ठोक देते हैं। अब सैरा को समझ आता है कि वो जो दीवार पर निशान पहले दिन देखी थी, वो ऐसे ही लोगों के थे। ब्रायन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हें इसी पोजीशन में रहना होगा। सैरा बहुत देर तक खड़ी रहती है। वो थक जाती है और हेलुसिनेशन देखने लगती है। उसे अपने फादर की हेलुसिनेशन दिखती है, जो कहता है कि कीले निकालो और खुद को आज़ाद करो। सैरा को लगता है कि उसका फादर सच में आ गया है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाती है जब वो समझती है कि वो सिर्फ हेलुसिनेशन था। ब्रायन और जेरी फिर अंदर आते हैं और सोचते हैं कि सैरा ने अब ट्रायल पास कर लिया है। वो उसे कमरे से निकालकर उसकी चोटों का इलाज करते हैं। उस पूरी घटना के बाद सैरा की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। बाकी रेजिडेंट्स भी उसे अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। फिर सब अपने अपने हाथ दिखाते हैं और सैरा को शौक लगता है जब वो देखती है कि सभी के हाथों पर वैसे ही निशान हैं जैसे उसके हैं। इसके बाद जेरी और ब्रायन सैरा का इंटरव्यू लेते हैं। इस इंटरव्यू में वो लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जेरी उसे कुछ अजीब सवाल पूछता है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस और उसकी पहली सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में। जेरी समझाता है कि ओपननेस उनकी कम्युनिटी का एक मेन फाउंडेशन है और कोई भी सीक्रेट फ्यूचर में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। फिर सैरा को एक बुक दी जाती है, वही बुक द पावर ऑफ कम्युनिटी, जो लेस्टर ने उसे पहले दी थी। सैरा उस कम्युनिटी के बारे में और जानने लगती है और धीरे धीरे समझने लगती है कि इस कम्युनिटी का असली पर्पस क्या है। इसका मकसद है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो बाकी सबसे अलग हो, जहां सोशल हार्मनी सबसे बड़ा रूल हो। इसके बाद उसका एक इंटरव्यू होता है। जेरी उससे पूछता है कि कम्युनिटी के 4 फाउंडेशन बताओ। सैरा कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती हो। सैरा हाँ कहती है, लेकिन लाई डिटेक्टर दिखाता है कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए उसे दोबारा मौका दिया जाता है कम्युनिटी के बारे में और सीखने का। सैरा को अब एक क्लासरूम में ले जाया जाता है जहां बच्चे कम्युनिटी के बारे में वीडियो टेप देखकर सीख रहे होते हैं। उस वीडियो टेप में एक आदमी चार्ल्स एलरबी इंटरव्यू में दिखाई देता है। यही वो आदमी है जिसने इस कम्युनिटी को बनाया था, अपने क्लेवर आइडिया और क्रेजी मेथड से। सैरा धीरे धीरे समझने लगती है कि ये 4 फाउंडेशंस क्या है, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में चार्ल्स एलरबी कहता है कि हर इंसान तब सबसे अच्छा बनता है जब उसे पता हो कि उसका नेबर उसे देख रहा है। इन चारों फाउंडेशंस को फॉलो करके ये लोग एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें लोनलीनेस, पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब जेरी मानता है कि सैरा इस कम्युनिटी की और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, इसलिए उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां पूरे अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स की एक्टिविटी सीसीटीवी पर दिखाई देती हैं। अब सैरा को पूरी तरह समझ आता है कि पहले लोग उसकी हर मूव कैसे जानते थे, क्योंकि वो लोग उसे पहले से ही मॉनिटर कर रहे थे। यही उनका चौथा फाउंडेशन था, सिक्योरिटी। लेकिन जब वो सबकी एक्टिविटीज देख रही होती है, तभी सैरा नोटिस करती है कि एक और सीसीटीवी कैमरा पीछे उनकी तरफ लगा हुआ है। वो पूछती है कि हमें कौन देख रहा है। ब्रायन ठंडे लहजे में कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, और फिर उसे स्क्रीन देखने को कहता है। सीसीटीवी पर सैरा देखती है कि मिस स्टैनहोप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो गिर जाती है। सैरा तुरंत ब्रायन को सिग्नल देती है कि उसकी मदद करो। जेरी सैरा की एफिशिएंसी की तारीफ करता है। अब सभी रेजिडेंट्स मिस स्टैनहोप के अपार्टमेंट में इकट्ठा होते हैं। ब्रायन वहां खड़े होकर बताता है कि इस बुजुर्ग औरत ने कम्युनिटी के लिए कितना कुछ किया है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर ब्रायन कुछ ऐसा बोलता है जो फेयरवेल स्पीच जैसा लगता है। सैरा पैनिक में आ जाती है जब वो देखती
देखती है कि वहाँ एक गैस सिलेंडर लाया जा रहा है। ब्रायन बताता है कि मिस स्टैनहोप अब कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अजीब बात यह है कि मिस स्टैनहोप शांत रहती है, जैसे उसे पहले से पता था क्या होने वाला है। सैरा अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करती है जब वो देखती है कि उस बुजुर्ग औरत का सिर ब्लैक प्लास्टिक बैग से ढक दिया जाता है और उसमें पॉइजन गैस छोड़ दिया जाता है। उसकी डेथ के बाद ब्रायन बोलना शुरू करता है कि कैसे कम्युनिटी ने उसकी खुद की जिंदगी बदली थी। वो सैरा को भरोसा दिलाता है कि ये कम्युनिटी सबके लिए अच्छी है। उस भयानक घटना के बाद सैरा आखिरकार कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे कोर्टयार्ड में ले जाते हैं जहाँ बाकी सारे रेजिडेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। वो लोग सेलिब्रेशन शुरू करते हैं और सैरा को शॉक लगता है जब उसके कान के पीछे हॉट आयरन से मार्क जलाकर बना दिया जाता है। ब्रायन फिर बताता है कि वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के पास वही निशान है। उसी सेलिब्रेशन के दौरान सैरा को फिर से शॉक लगता है जब उसे बताया जाता है कि अब उसकी शादी लेस्टर से तय हो चुकी है, वही क्रीपी आदमी जो पहले उसे डरावना लगता था। ब्रायन बताता है कि लेस्टर बहुत लोनली है, उसकी वाइफ की डेथ कैंसर से हो चुकी है और अब सैरा को उसका पार्टनर बनना होगा ताकि वो भी कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। सैरा के पास अब कोई और चॉइस नहीं होती, वो मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह देती है। उनकी शादी करवाई जाती है और उसे लेस्टर को किस करने के लिए कहा जाता है। शादी के बाद लेस्टर तुरंत सैरा को अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वो बताता है कि सैरा का पुराना अपार्टमेंट अब किसी और के लिए है, किसी नए कैंडिडेट के लिए। लेस्टर तुरंत उसे बेड तक ले जाता है जिससे सैरा थोड़ी हेजिटेंट महसूस करती है। खुशकिस्मती से अचानक जेरी आता है और कहता है हम लोग ट्रबल में हैं। पता चलता है कि समस्या ये है कि उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि सैरा का पिता उससे मिलने आया। जेरी फिर कहता है कि उसे ये इंश्योर करना होगा कि उसका फादर फिर कभी ना आए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद वो एक खाली अपार्टमेंट को रेनोवेट कर देते हैं ताकि वो सैरा के पुराने घर जैसा लगे। सैरा आखिरकार अपने फादर से काफी लंबे समय बाद मिलती है, लेकिन उसे मजबूरी में अपने फादर को कड़वे और दुखद शब्दों से गालियां देनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो उसके फादर की जान खतरे में होगी। सैरा के शब्दों से उसका पिता अपसेट हो जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अब फिर कभी नहीं आएगा। उस घटना के बाद सैरा को लेस्टर फिर से बेड पर ले जाता है, लेकिन सच ये है कि लेस्टर उसे वो स्यूइंग मशीन दिखाना चाहता है जो उसकी माँ ने पहले उसे दी थी। लेस्टर आगे बताता है कि उसने कभी कभी एस्केप या सुसाइड करने के बारे में सोचा था ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, लेकिन अब उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। दिन बीतते जाते हैं और सैरा धीरे धीरे कम्युनिटी के जीवन के साथ एडजस्ट हो जाती है। एक दिन कल्ट फिर से नए रेजिडेंट्स ढूंढ रहा था ताकि खाली अपार्टमेंट भरा जा सके। इस वक्त सैरा शॉक्ड और वरिड हो जाती है जब वो देखती है कि लीसा भी वेकेंट अपार्टमेंट में अप्लाई करने आई है। लीसा बहुत एक्साइटेड है कि उसे यहाँ स्टे करने का मौका मिला है। अब उनके एक्शन फिर से शुरू हो जाते हैं। सैरा आखिरकार समझ जाती है कि हर रात जो डिस्टर्बेंस होता था वो केवल फेक नॉइस था ताकि उसे स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल फील कराया जा सके। इसके अलावा वो पूरी कोशिश करते हैं कि लीसा को उसकी प्रीवियस एम्प्टी और सेल्फिश लाइफ से अलग किया जाए, लेकिन सैरा याद दिलाती है कि लीसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जो जरूर फाइट बैक करेगी। सैरा की बात सही साबित होती है। जैसे ही वो लीसा को ग्रैब करने वाले होते हैं, लीसा ब्रायन के ईयर को काट देती है। सैरा को भेजा जाता है कि वो अपनी फ्रेंड को काम करे, लेकिन वो फेल हो जाती है। लीसा फाइट करना जारी रखती है, इसलिए उसे पनिश किया जाएगा। उसके ईयर होल में स्क्रू ड्राइवर मारा जाएगा। इसी वक्त जेरी सैरा से कहता है कि वो स्क्रू ड्राइवर पकड़ ले। जब जेरी मारने वाला होता है, सैरा अपनी फीलिंग्स और डर को रोक नहीं पाती और जेरी को स्क्रू ड्राइवर से गर्दन में घोंप देती है। इसके बाद सैरा और लीसा कमरे से भागते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जेरी जो अभी भी जिंदा है लीसा को शूट कर देता है और वो मर जाती है। सैरा इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसकी दोस्त मारी गई, इसलिए वो तुरंत जेरी पर हमला करती है और उसे कई बार स्टैब कर देती है जब तक वो मर ना जाए। इस वक्त वो कंफ्यूज होती है जब वो नोटिस करती है कि जेरी के हाथ और कान के पीछे वही मार्क है। सैरा फिर बाहर निकलती है एक गन पकड़े हुए और उसी वक्त अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है। सभी रेजिडेंट्स बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं, जिसमें ब्रायन भी शामिल है। ब्रायन सैरा को अपने लाइफ से परसुएट करने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा तुरंत उसे शूट कर देती है। सैरा एंट्रेंस डोर की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, लेस्टर उसे पकड़ लेता है और गन सीज कर लेता है। सरप्राइजिंगली लेस्टर उस आदमी को शूट कर देता है जो सैरा को पकड़ रहा था और कहता है कि तुरंत भागो। इसी बीच लेस्टर उन रेजिडेंट्स को रिस्ट्रेन करता है जो सैरा का पीछा कर रहे थे और फिर खुद गन शॉट से अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। सारा सड़क पर दौड़ती है खून से ढकी हुई और वो एक बोर्ड देखती है जिस पर कम्युनिटी जैसा लोगो है। साथ ही वो नोटिस करती है कि हर बिल्डिंग से वही अलार्म बज रहा है और अजीब चीजें लगातार हो रही हैं। यही सैरा को रियलाइज होता है कि कम्युनिटी केवल उसके अपार्टमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे ब्लॉक्स चार्ल्स डी एल्डरबी के सिक आइडियाज के इन्फ्लुएंस में हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरास दिखाते हैं कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। आखिरकार सैरा पैनिक में हंसती है, अपना फिस्ट टाइट करती है और महसूस करती है कि वो पहले जैसी नहीं रही। फिर वो वहां से दौड़ती रहती है और यही फिल्म का अंत होता है। गाइज, ये था पूरा मूवी 1BR 2019 का हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।